हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े से VR क्लासेस के साथ अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं महाकुंभ सीरीज़ का। तो महाकुंभ सीरीज़ में आज आप लोगों के बीच लेकर के आ गया हूं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो यहाँ पर 40 प्रश्नों का महाकुंभ चलने वाला है और प्रश्न जो है ना यहीं से आएंगे, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर डालने की कोशिश किया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तैयार हैं सब? चलिए, तो आप मुझे बताइए कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ऑप्शन ए लोह युगीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो चलिए, मैं अगर बात करूं लोह युगीन सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? लोह युगीन सभ्यता थी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका लोह युगीन सभ्यता। वहीं पर अगर हम बात करेंगे हड़प्पा का, तो हड़प्पा एक कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा था कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद कितने हैं? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है बच्चों, वेद कितने हैं? तो वेद कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कुणाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से क्या करते हैं? एक मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? ऑप्शन ए दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगीर या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली गलत जवाब, पाटलिपुत्र इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कलिंग राज कहां स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज कहां पर स्थित है? बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में या ओडिशा में? तो अगर हम कलिंग युद्ध की बात करेंगे तो कलिंग युद्ध 261 BC ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद अशोक ने, किसने? अशोक ने अपना शस्त्र को चलाना भूल गया था, प्रण ले लिया था, कसम खा लिया था शस्त्र नहीं चलाने की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो कलिंग है ये कहां पर है? तो ये कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा में। और इसी उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश गलत जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश तो अब तक सही लग रहा है, हर्यक गलत, नंद वंश बिल्कुल गलत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व में, 280, 285 या 290? तो इसका सही जवाब 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में गलत, मगध में नहीं, वैशाली के कुंड ग्राम में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे महावीर स्वामी, अगर हम बात करेंगे जैन धर्म का, तो जैन धर्म का महावीर स्वामी कितना तीर्थंकर था? तो 24वें तीर्थंकर था। कितना तीर्थंकर था? 24वें तीर्थंकर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो बताइए, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या अथर्ववेद को? बताइए फटाफट से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। और सामवेद जो है ना, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और संगीत के सातों संगीत के सातों स्वर कहां से लिया गया है? सारे गामा पधा निसा, यही सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त को नहीं, कनिष्क को नहीं, समुद्रगुप्त को? तो बिल्कुल सही जवाब समुद्रगुप्त है। यहां पर हर्षवर्धन गलत जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल या फिर गंधार?
तो आप सब ने पढ़ा होगा कि 16 महाजनपद थे और इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? यही मगध था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख है? चलो, प्रथम, सप्तम, दसम या फिर 13वां? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का क्या है? वर्णन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में है ना गुप्त काल को माना जाता है। कौन से काल को? गुप्त काल को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस काल में बहुत सारे चीजों का क्या हुआ था, बहुत सारे चीज बनाए गए थे। यहाँ पर एक भारत जो था ये विकसित देश था, ठीक है, और इसी के शासन काल में क्या हुआ था? गुप्त काल में ही यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसी संस्था अपने भारत में खुला था, जहाँ पर देश और विदेश के लोग क्या करने आते थे? पढ़ने के लिए आते थे। अगर हम बात करेंगे मुगल काल का, तो इसको दूसरा भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको? मुगल काल को। ठीक है, क्योंकि अगर हम आगरा का ताजमहल की बात करेंगे, दिल्ली का जामे मस्जिद की बात करेंगे, लाल किला की बात करेंगे, तो ये सब के सब मुगल काल में ही बनाया था। तो पहला जो है स्वर्ण काल भारत का कौन सा है? गुप्त काल है। दूसरा कौन है? मुगल काल। लेकिन आपको पूछा है स्वर्ण काल, तो आपको जवाब देना है गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, वानभट्ट, शाखादत्त या कलहन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? बताइए, मौर्य वंश को, शान वंश को, सातवाहन वंश को या गुप्त वंश को? अगर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का लेखक का नाम क्या है? कौटिल्य। अगर हम बात करेंगे इंडिका, तो इंडिका किसका पुस्तक है? ये है आपका मेगास्थनीज का। तो ये दोनों के दोनों जो है ना मौर्य काल से संबंधित है, यानी मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे? नहीं, वाल्मीकि किसके लेखक थे? ये थे आपका रामायण के। किसके? रामायण। ये थे आपका रामायण के लेखक। अगर हम बात करेंगे कौटिल्य का, तो कौटिल्य किसका थे? अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का लेखक का नाम क्या है? कौटिल्य। वेद व्यास की अगर हम बात करेंगे, तो ये था आपका महाभारत का लेखक। किसका लेखक? महाभारत का लेखक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, जहां लोग मवेशी रखते थे। अब तक तो मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है। जहां लोग अपना घर बनाते हैं, तो ये भी जवाब बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपके पास एक विकल्प है ए और बी, यानी ये दोनों जो जवाब है सही लग रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य? नहीं, ये तो अर्थशास्त्र का किया था। मेगास्थनीज? तो बिल्कुल सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने ही क्या किया था? इंडिका की रचना किया था। अलबरूनी? नहीं, अलबरूनी ने किसका रचना किया था? किताबुल हिंद का। किताबुल हिंद का। किताब उल हिंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन में अगर कहीं पर भी अशोक है, तो आंख को बंद करके आप अशोक टिक लगा दीजिएगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अगर हम बात करेंगे जैन धर्म का, यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है कहां से? जैन धर्म से। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? ऋषभ देव। क्या नाम था उसका? ऋषभ देव। और पार्श्वनाथ जो है ये आपका 23वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ 23वें हैं। और वहीं पर हम बात करेंगे महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी क्या है? 24वें तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर।
ठीक है। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। तो इन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या दिया? तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को अपनाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? मैंने इसके बारे में पीछे ही स्लाइड में डिस्कस किया था कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कर्ज सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, पुष्यमित्र, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। बाकी जो जवाब है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री जो है वो आपका भारत आया? ऑप्शन नंबर ए ह्वेनसांग, फाहियान, इत्संग या फिर वांगशन। अगर हम बात करेंगे चीनी यात्री का, तो भारत में चीनी यात्री कौन था? वो था आपका फहियान। और फहियान ऑप्शन नंबर कहां किसमें है? बी में है। तो फहियान ऑप्शन नंबर बी की क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त के दरबार में आया, बिंदुसार के आया, अशोक के आया या फिर समुद्रगुप्त? बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को पीढ़ीदर्शी कहा गया है? किस शासक को पीढ़ीदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या बिंदुसार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए आप हमें। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अशोक को पीढ़ीदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या कितने हैं? 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। वहीं पर अगर हम वेद की बात करेंगे तो वेद कितने हैं? वेद आपका है 4, लेकिन पुराण कितने हैं? तो पुराण है आपका 18। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, भारत में या बर्मा में? बताइए। तो अगर हम बात करेंगे तक्षशिला का, किसका? तक्षशिला विश्वविद्यालय का, तो आप सबको पता होगा कि भारत पहले क्या था? अपना भारत पहले बहुत बड़ा था। इस भारत में कौन थे? पाकिस्तान भी था। इस भारत में कौन थे? बांग्लादेश भी था। और इसी भारत में आपका भारत भी था। तो ये 3 देश मिलकर के एक ही देश था जिसका नाम क्या था? भारत। तो अगर हम पहले की बात करेंगे कि तक्षशिला कहाँ पे था, तो पहले जब तक्षशिला था तो वो था आपका भारत में, लेकिन अभी वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? बताइए। 6, 7, 8 या फिर 15? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य? गलत जवाब। अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? बताइए। तो अगर हम बात करेंगे अभिलेख, तो अभिलेख की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो आपका अशोक ने किया था। तो जिन जिन लोगों का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के या फिर कनिष्क के? तो नवरत्न जो रहते थे ना, ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से? तो गलत जवाब। प्रयाग परिस्थिति से? तो यहां पर जो है जवाब अब तक मुझे सही लग रहा है ना? बंसखेड़ा अभिलेख? गलत जवाब।
ए होल अभिलेख से, तो ये भी जवाब क्या है, बिल्कुल गलत जवाब है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की अगर हम बात करेंगे तो ये इसकी जानकारी हमें प्रयाग यानी इलाहाबाद परिस्थिति से मिलता है, बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्र गलत, अस्तु गुफा गलत, वास्तुकला गलत, स्तंभ बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मौर्य काल में स्तंभ जो है ना ये महत्वपूर्ण नमूना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्तंभ किसके बारे में लिखा गया है? तो इसी अशोक के बारे में लिखा गया है। और ये अशोक किस वंश के शासक है? तो मौर्य वंश के शासक है। नेक्स्ट है 510 ईसा पूर्व में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिलता है? सती प्रथा का मतलब जानते ही होंगे आप। सती प्रथा का मतलब होता है जब किसी का पति है ना, जब किसी महिला का पति उसके होते हुए मर जाता है तो महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। इसी प्रथा को हम क्या कहते हैं? सती प्रथा कहते हैं। तो सती प्रथा का साक्ष्य हमें सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है? तो जवाब जहां पर भी है एरन अभिलेख, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम पर उज्जैन ने की थी? तो अगर हम बात करेंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना नदी के संगम से किसने किया था, तो उसका नाम क्या था? उज्जैन। क्या नाम था? उज्जैन। ठीक है, चलो तो किस नदी के? गंगा, सोन, पुनपुन, तो ये तीनों नदी के संगम पर ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। और ये किसने किया था? उज्जैन ने किया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मुरम्मत किसने कराई? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अशोक ने किया था? नहीं। कनिष्क ने? नहीं। रुद्रमान ने? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? रुद्रमान ने ही किया था। तो रुद्रमान क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उज्जैन द्वारा या अजात शत्रु द्वारा? देखिए, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उज्जैन के द्वारा की गई थी, जो कि मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के, बी और सी दोनों के? तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जहां भी आए ना, जहां पर आपको बी और सी लगे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो आपको ना आंख बंद करके लगभग चांसेस होते हैं कि आपका ये वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर 2 ऑप्शन सही होते हैं वहां पे इस तरह के विकल्प मिलते हैं, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये जवाब आपका सही हो जाएगा। तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे ना, वो चांदी और तांबे के ही बने होते थे। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया में बिल्कुल हुआ, ब्रिटेन में नहीं हुआ, श्रीलंका में हुआ, जापान में हुआ। कहां पे नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? यह क्वेश्चन मैंने एक बार ले लिया है, हर्यक वंश से है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, तो इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में पूछा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जिसका नाम क्या था? मगध। तो इस मगध का पहला शासक कौन था? इस मगध का पहला शासक कौन था? तो अगर हम बात करेंगे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जिसका नाम क्या था? मगध। क्या नाम था? मगध। और इस मगध का जो राजा था वो कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। तो प्यारे, दीजिए मुझे अनुमति, लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और खाने पीने में पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।